किस प्राचीन विश्वविद्यालय का संबंध बिहार राज्य से रहा? बिहार अर्थात प्राचीन नाम की बात करें तो मगध जिसका क्या था, प्राचीन नाम था, वर्तमान नाम बिहार है। अगर बिहार की राजधानी की बात करें तो पटना है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या बोला मैंने कि किस प्राचीन विश्वविद्यालय का संबंध बिहार राज्य से था? तो उत्तर क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय है। ठीक है, आप पिक्चर देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा सा नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, अर्थात ये प्राचीन काल से अपने गौरवमय इतिहास के लिए क्यों जाना जाता है? इसमें ऐसे क्या महत्वपूर्ण तथ्य थे, इसमें ऐसी क्या खास बात थी जो नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल से क्या थी, इतिहास के पन्नों में रही है और अपने गौरवपूर्ण इतिहास के लिए क्या रही है, विश्व प्रसिद्ध रही है, और वर्तमान में इसका अस्तित्व क्यों कम हो गया? ठीक है, तो देखो कौन सा वह पागल सन की शासक था जिसने क्या कर दिया, नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी। ठीक है, कौन सा उसे भय सता रहा था जिसने क्या कर दिया, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया? कौन सा वह शासक था? ठीक है, व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करने वाले हैं बिहार राज्य के बारे में, जिसका प्राचीन नाम मगध था। ठीक है, राजधानी पाटलिपुत्र, पटना कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे, इतिहास से लेकर भौगोलिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण, आर्थिक व धार्मिक दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता है जी, बिहार है प्राचीन काल से क्या रहा है, इसका इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। प्राचीन काल से ही यह सामाजिक, राजनीतिक व तथा धार्मिक जागृति का क्या था, केंद्र बिंदु रहा है। प्राचीन समय से क्या रहा बिहार राज्य, धार्मिक हो गया, सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, इन सभी का क्या रहा, केंद्र बिंदु रहा। क्यों रहा? चंद्रगुप्त हो गया, अशोक हो गया, ठीक है, शेरशाह सूरी, ठीक है, ग्रांड सड़क आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, कि निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी। ठीक है, जैसे राजनयिक तथा गुरु गोविंद सिंह के समान धर्मगुरु बिहार की भूमि से ही पैदा हुए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त हो गया, अशोक हो गए, शेरशाह सूरी हो गए। ठीक है, और हमारे गुरु गोविंद जी जैसे समान धर्मगुरु बिहार भूमि जैसे क्या बिहार भूमि से क्या हुए थे, पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध तथा महावीर स्वामी जी को ज्ञान दीप्ति बिहार की मिट्टी से ही प्राप्त हुई थी, जो हमारे गौतम बुद्ध थे। ठीक है, कौन थे गौतम बुद्ध? महावीर स्वामी कौन थे? आपको ज्यादा जानना है, मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पे आप गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ सकते हो और महावीर स्वामी जी के बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, दो धर्मों से इनका संबंध है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, आप वहां पढ़ सकते हो। ठीक है, इन दोनों महान पुरुषों को कहां से ज्ञान दीप्ति प्राप्त हुई? बिहार की मिट्टी से प्राप्त हुई थी। ठीक है, जिसके फलस्वरूप यह राज्य क्या रहा, विश्व प्रख्यात रहा। प्राचीन काल से एक शिक्षा का जो हब रहा नालंदा विश्वविद्यालय, पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसका बेस आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात की तो गुप्तकालीन सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 415 से 454 ईसा पूर्व में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, किसने की? गुप्तकालीन सम्राट कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम ने 415 से 454 ईसा पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय की क्या की? स्थापना की। अगर बात करें तो पटना से 95 किलोमीटर दूर, राजगीर से 12 किलोमीटर, बोध गया से 90 किलोमीटर, गया होकर पावापुरी से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे आपको कुछ बता देता हूं इसके बारे में और व्याख्यात्मक रूप में बताता हूं। देखो, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र रहा था। ठीक है, प्राचीन काल में ये उच्च शिक्षा का क्या था, बहुत विख्यात, बहुत बड़ा केंद्र था। बिहार के नालंदा जिला में एक नालंदा विश्वविद्यालय था जहां देश विदेश के छात्र शिक्षा के लिए आते थे। आजकल इसके अवशेष दिखलाई देते हैं। पटना से 90 किलोमीटर दूर, बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर दक्षिण में विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा के खंडर स्थित है। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। ठीक है, 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए कितने शिक्षकों की व्यवस्था थी? 2,000 शिक्षकों की व्यवस्था थी। अगर बात करें प्राचीन चीनी यात्री ह्वेंसान ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण 1 वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म भी यहीं हुआ था। कहां पे? नालंदा में। और इस विश्वविद्यालय के निर्माण के विषय में निश्चित जानकारी का अभाव है। फिर भी गुप्त वंशी शासक कुमारगुप्त ने 414 से 455, देखो अलग अलग डेट है। ठीक है, देखो क्या क्या है, एक तो मैंने आपको क्या बताया, एक मैंने आपको क्या बताया कि एक डेट मैंने आपको बताई क्या
मैंने बताया कि 415 से 454 बताया, और एक डेट अब क्या आ गई है, देखो निश्चित डेट नहीं है, 414 से 455 ईसा में बौद्ध संघ को पहला दान दिया था। वेंगसान के अनुसार 470 ईस्वी में गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त बाल्दिया ने नालंदा में एक सुंदर मंदिर निर्मित करवाकर इसमें 80 फुट ऊंची तांबे की बुद्ध प्रतिमा को स्थापित करवाया था। तो किसके बारे में, बौद्ध जी के बारे में हमने चर्चा की थी। देखिए बौद्ध जी का नाम है तो कौन थे बौद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध की बात करें, ठीक है, गौतम बुद्ध थे, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अगर इनके बारे में थोड़ी जान ले तो इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है गौतम बुद्ध को, ठीक है। देखो इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, और 483 ईसा पूर्व मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनगर में हुई। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु होगी। पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था इनका शुद्धोधन, जो शाक्य गण के प्रधान थे। माता का नाम महामाया था, कोली वंश की कोली गणराज्य की एकमात्र राजकुमारी थी, ठीक है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, इसे जानने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म वाली वीडियो देख सकते हैं, वहां आपको व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं बिहार राज्य के बारे में, जिसमें हम नालंदा के बारे में आपको बताते चल रहे हैं। आप चर्चा करते हैं इतिहास का वो निराशाजनक दिन, क्या तारीख थी, 1199 में एक शासक पहुंच गया यहाँ पे। कौन था शासक, पागल सन की शासक बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया, नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। क्यों लगाई थी, तो इसके बारे में देख लो। पटना तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने तक यहाँ के पुस्तकालय में आग धधकती रही थी, ठीक है। देखो शिक्षा का प्राचीन काल से हब रहा, केंद्र रहा, तो इसमें इतनी अधिक पुस्तकें थी, पुस्तकों का क्या था, अथवा भंडार था, ठीक है। जिस प्रकार एक सागर में जल की कमी नहीं होती है, उसी प्रकार इस विश्वविद्यालय में पुस्तकों की कमी नहीं थी। बख्तियार खिलजी ने आग लगा दी, कब, 1199 में आग लगा दी, और पूरे 3 महीने तक किताबें जलती रही, उनमें आग क्या रहा, धधकती रही, ठीक है। उसने अनेक धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षु मार डाले थे। किसने, ये पागल शासक था, जो सन की शासक था बख्तियार खिलजी, इसने क्या कर दिया, अनेक जो बौद्ध भिक्षुक थे, ठीक है, और धर्माचार्य था, उन्हें मार डाला। खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इतिहासकार विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे जो वजह बताते हैं, उसके अनुसार एक समय बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था। उसके हकीमों ने इसका काफी उपचार किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्री भद्र जी के उपचार कराने की सलाह दी। उसने आचार्य राहुल को बुलवा लिया तथा इलाज से पहले शर्त लगा दी कि वह किसी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा। उसने बाद भी कहा कि अगर वह ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या करवा देगा। बख्तियार खिलजी ने 1199 में आग लगवा दी विश्वविद्यालय में, ठीक है। उसका पूरा नाम क्या था, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। बिहार का वह मुगल शासक था। कुछ आगे और बताता हूं। देखो अगले दिन आचार्य उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़िए, ठीक हो जाओगे, ठीक है। उसने पढ़ा और ठीक हो गया। उसको खुशी नहीं हुई, उसको बहुत गुस्सा आया कि उसके हकीमों ने इन भारतीय वैद्यों का ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है। बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसास मानने के बदले उसने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। वहां इतनी पुस्तकें थी कि आग लगी भी तो 3 माह तक पुस्तकें जलती रही। उसने हजारों धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षु मार डाले। खिलजी की ठेक होने की जो वजह बताई जाती है वह यह है कि वैदराज राहुल श्री भद्र ने कुरान के कुछ पृष्ठों के कोने पर एक दवा का अदृश्य लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ मात्र 10-20 पेज चाट गया और ठीक हो गया। उसने यह एहसास बदला क्या कर दिया, नालंदा को जला दिया गया, ठीक है। क्या हो गया, जो ये खिलजी था बख्तियार खिलजी बीमार हो गया। इसके बाद ना इसका इलाज नहीं कर पाए, ठीक है। इसको किसी ने क्या बताया कि बिहार राज्य के जो नालंदा विश्वविद्यालय है वहां के एक प्रसिद्ध क्या है, वैद्य हैं। क्या नाम था उनका, बताओ मुझे। अभी मैंने बताया आपको, क्या नाम है उनका, बताओ मुझे क्या नाम था उनका। उनका नाम था आचार्य राहुल श्रीभद्र जी था, ठीक है। वो उपचार करने के लिए किसने, बख्तियार खिलजी ने बुलाया और शर्त रख दी कि मैं किसी भारतीय दवा का क्या नहीं करूंगा, सेवन नहीं करूंगा, ठीक है। तो जो हमारे राहुल श्रीभद्र जी थे उन्होंने मान लिया और दूसरे दिन अगले दिन जब वहां गए उन्होंने बोला कि
जो आपकी कुरान है उसका पेज नंबर इतना खोलिए और उसे पढ़िए, आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो पढ़ता रहा प्रतिदिन उसे, और क्या हुआ, कुछ समय बाद वो ठीक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो आचार्य थे, श्रीभद्र जी थे, उन्होंने क्या कर दिया, उस किताबों की पृष्ठ पे एक लेप लगा दी थी जिसे वो रोज चाटता था। ठीक है, कैसे हुआ ठीक? बख्तियार खिलजी का ठीक होने का कारण क्या था? आचार्य श्रीभद्र जी ने क्या कर दिया था कि उस पृष्ठों की उनमें क्या कर दिया था, एक लेप लगा दिया था। बख्तियार खिलजी अंगुली पे क्या लगाता था, थूक लगाता था और पृष्ठ पड़ता था, फिर थूक लगाता था, पृष्ठ लगा पड़ता था। ठीक है, तो वो थूक के साथ जो उसका अंगुली गीली होती थी तो उसके मुंह में दवा का लेप भी जाता था और कुछ समय पश्चात वह ठीक हो गया। वो इस ठीक होने से खुशी नहीं हुआ, बल्कि उससे क्या हो गया, वह आश्चर्य में पड़ गया और इसके बदले उसने क्या कर दिया, नालंदा विश्वविद्यालय पे आग लगा दी। ठीक है, 1199 में क्या कर दिया, आग लगा दी। क्यों लगाई? क्योंकि अगर नालंदा जैसे विश्वविद्यालय रहा, इसमें ऐसे बड़े बड़े पुस्तकें थी आयुर्वेद की कि बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज भी उन पुस्तकों में क्या था, संकलन था। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी ने सोचा अगर ये नालंदा विश्वविद्यालय रहा, यहाँ किताबें रही तो भारत बहुत आगे पहुंचेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, ये विश्व प्रसिद्ध हो जाएगा, यहाँ आयुर्वेद क्या हो जाएगा, अपनी एक अलग पहचान बना देगा। ठीक है, तो पागल सनकी ने क्या कर दिया, नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी। पूरे 3 महीने तक आग धधकती रही। 1199 में बख्तियार खिलजी पागल सनकी ने यहाँ पे आग लगा दी। ठीक है, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय का मैंने आपको इतिहास बता दिया, स्थापना कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, ठीक है, क्यों प्रसिद्ध है, किसके द्वारा, किस पागल सनकी के द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसी बिहार के बारे में, जिसे प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसकी राजधानी पटना है, जिसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। अब अभी वर्तमान दृष्टि से इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें तो बिहार राज्य के अगर राजकीय पेड़ की बात करें तो पीपल है। ठीक है, क्यों है, इसके पीछे भी एक महत्व है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, राजकीय पक्षी गौरैया है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, बताओ मुझे, गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है गौरैया दिवस? तो विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। अब देखो, पहली बार 2010 में मनाया गया था। ठीक है, मेरे YouTube चैनल पे विश्व गौरैया दिवस हाल ही में मैंने सेलिब्रेट किया है, उसके बारे में मैंने व्याख्यात्मक रूप में बताया है। और मेरी एक स्वरचना कविता थी, गौरैया कब कूदोगी मेरे आंगन, गौरैया कब फूदोगी मेरे आंगन, मेरे आंगन तुम आ जाना, धान गेहूं की बालियों को कहा जाना। ठीक है, ये मेरी स्वरचित रचना है, आप वहां जाके इसके बारे में व्याख्यात्मक रूप में पढ़ सकते हो, जान सकते हो। आगे बात करते हैं। देखो, आपको वीडियो में मजा आ जाएगा, धुआं धुआं करेंगे, कनेक्टिंग वीडियो है। ठीक है, जहां से कनेक्टिंग हो सकती है वहां से चर्चा करेंगे। ठीक है, बिहार की राजधानी की बात करें तो पटना राजधानी है। ठीक है, देखो, बिहार राज्य का सबसे बड़ा नगर है पटना। ठीक है, सबसे बड़ा शहर ही पटना है बिहार का। ठीक है, तो देखो, पाटली ग्राम या पाटलिपुत्र इसका प्राचीन नाम था। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। वहीं जनसंख्या की बात करें 2011 के अनुसार है ये। ठीक है, तो कितनी है यहाँ की जनसंख्या? देखो, यहाँ की जनसंख्या है 10,40,99,452 यहाँ की क्या है, जनसंख्या है 2011 के अनुसार। ठीक है, 10,40,99,452 यहाँ की क्या है, जनसंख्या है। ठीक है, साक्षरता दर की बात करें तो 61.8% यहाँ की क्या है, साक्षरता दर है। वही लिंगानुपात, पुरुषों की संख्या पे स्त्रियों की संख्या कितनी है, 918 है। ठीक है, लिंगानुपात 918 है। 10 की वृद्धि दर क्या है? 10 की वृद्धि दर देखो 25.4% विधायिका क्या है, द्विसदन विधायिका है। ठीक है, न्यायपालिका कहाँ है? पटना उच्च न्यायालय पटना में है। ठीक है, सबसे बड़ा शहर है। भाषा हिंदी है यहाँ की। ठीक है, नृत्य की बात करें तो विदेशिया हो गया, छाऊ हो गया, उराव यहाँ की क्या है, प्रमुख नृत्य है। वही त्योहारों की बात करें तो रामनवमी हो गया, ठीक है, सरहुल हो गया, कर्मा हो गया, सरस्वती हो गया, गोबरवर्धन पूजा होगी। ठीक है, ये प्रमुख यहाँ की क्या है, पर्व त्योहार है। जनसंख्या की बात करें तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ की जनसंख्या है, घनत्व है। ठीक है, जिलों की संख्या कितनी है यहाँ पे, 38 जिलों की संख्या है। ठीक है, लोकसभा सीट कितनी है, 40 है। राज्यसभा सीट कितनी है, 16 है। अगर यहाँ के मुख्य फसलों की बात करें तो चावल, गेहूं, तिलहन, दलहन। ठीक है, दलहन मतलब कि दालों की फसलों को दलहन कहते हैं। ठीक है, चावल, गेहूं, तिलहन, दलहन, तंबाकू हो गया, गन्ना हो गया, पटसन हो गया, यहाँ की प्रमुख मुख्य फसलें हैं। अगर बात करें तो यहाँ की नदियों की तो गंगा नदी, सोन नदी, कोसी नदी, गंडक, सरयू। ठीक है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बताइए मुझे, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है?
तो बिहार का शोक किसको कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रतिवर्ष जब इसका पानी उफान में होता है तो बिहार की ओर बढ़ती है और क्या करती है, बिहार पे बाढ़ आती है, बहुत ही जन धन क्या होती है उसकी हानि होती है। ठीक है, कोसी के बारे में बताता हूँ। मैंने पहले बताया कि मेरी जो वीडियो होती है कनेक्टिंग वीडियो होती है। देखो कोसी के बारे में, कोसी नदी है, कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार से भीमनगर के रास्ते भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। इसमें आगे बाढ़ से बिहार बहुत तबाही होती है, जिस कारण इस नदी को क्या बोला जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का अभिशाप भी इसे कहा जाता है। ठीक है, कोसी नदी को याद रखना, ये महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताते जाता हूं। इसे एक धार्मिक फैक्ट बताता हूं। देखो यह नदी उत्तर बिहार में मिथिला क्षेत्र की संस्कृति का पालना भी है। ठीक है, पालन करती है, पालना भी है। कोसी के आसपास क्षेत्रों को भी इसी नाम से कोसी कहा जाता है, से अधृत किया गया है। कहा जाता है कि विश्वामित्र ने इसी नदी के किनारे कुशिक ऋषि के शिष्य थे और उन्हें ऋग्वेद में क्या कोशिराओं से मिलकर सप्तकोशी नदी बनती है, जिसे क्या कहा जाता है, स्थान कहा जाता है। महाभारत में भी इसका जिक्र कोशिका या कोशिकी नाम में मिलता है। और क्या है महत्वपूर्ण फैक्ट, कोसी नदी पर सन 1958 एवं 1962 के बीच एक बांध बनाया गया। यह बांध भारत नेपाल सीमा के पास नेपाल में स्थित है। इस में पानी के बहाव के नियंत्रण के लिए 52 द्वार बने हैं, जिन्हें नियंत्रित करने का कार्य भारत के अधिकारी करते हैं। इस बात का थोड़े आगे नीचे भारतीय सीमा में भारत के तटबंध बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने जो कोसी नदी थी बिहार का शोक या अभिशाप कहा जाता है उसके बारे में चर्चा कर लिया। ठीक है, यहाँ के उद्योगों के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तेल शोधक कारखाने स्थापित हैं और उर्वरक संयंत्र यहाँ पे स्थापित हैं। वहीं सूत कताई मिलें भी कहाँ, बिहार पे स्थापित हैं। विमान पतन की बात करते हैं, एक ही विमान पतन है वो पटना में। ठीक है, देखो नोट करना, एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूं आपको। ठीक है, बिहार पर सबसे पहले विजय पाने वाला मुस्तिक शासक कौन था, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। ठीक है, कौन था, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था बिहार पे सर्वप्रथम विजय पाने वाला। ठीक है, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी अलग है और जिसने नालंदा विश्वविद्यालय पे आग लगाई थी वो कौन था, उसका पूरा नाम क्या था, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। ठीक है, देखो क्या है, बिहार पर सबसे पहले विजय पाने वाला मुस्तिक शासक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। ठीक है, और बताया इसका इतिहास मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं बिहार के जो प्रमुख बांध हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो बिहार राज्य के प्रमुख बांध हैं, कौन कौन से बांध हैं यहाँ पे, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो अजान बांध यहाँ पे स्थापित है। ठीक है, अमृत डैम हो गया, बदुआ बांध हो गया, बन्नार बांध हो गया, भारकुंड बांध हो गया। ठीक है, बिलासी हो गया। ठीक है, और बेलहरना बांध हो गया, चंदन बांध हो गया, दुर्गावती बांध हो गया, गायघाट जल बांध हो गया, जलकुंड बांध हो गया। ठीक है, जोब बांध हो गया, कैलाश घाटी बांध, खड़गपुर बांध, झील बांध। ठीक है, और मोरवी बांध हो गया, नागी बांध हो गया, नकती बिहार बांध हो गया, फुलवरिया बांध हो गया, सिंधवारनी बांध हो गया और श्रीखंडी बांध हो गया। ठीक है, कोसी बांध सबसे बड़ा है। ठीक है, कोसी बांध सबसे बड़ा है। ठीक है, याद रखना। अब चर्चा करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा करते हैं और वन्य जीव क्या क्या है। देखो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, कैमूर वन्य प्राणी आश्रयणी हो गया, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। ठीक है, नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य हो गया, नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य हो गया और रोहतास अभ्यारण्य हो गया। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना नोट, बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है, कैमूर पहाड़ी है। ठीक है, बिहार की अगर सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछे तो कैमूर पहाड़ी बिहार की क्या है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब चर्चा करते हैं यहाँ के धार्मिक स्थलों के बारे में। ठीक है, देखो आरक्षा देवी मंदिर यहाँ पे है, पूरण देवी मंदिर है। ठीक है, महावीर मंदिर है और क्या है, पटन देवी मंदिर है, शीतला माता मंदिर है, चैतन्य महाप्रभु का मंदिर है, महाबोधि मंदिर है। ठीक है, बौद्ध गया अपने लिए विशिष्ट पहचान के लिए जाने जाते हैं। मैंने बताया बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मैंने वहां आपको बौद्ध गया के बारे में हो गया, कुंडल ग्राम के बारे में हो गया। ठीक है, और क्या गया, इन चीजों के बारे में आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म के वीडियो में आपको अवेलेबल होंगे कि इनका क्या महत्व था। ठीक है, विष्णुपद मंदिर हो गया, राम जानकी मंदिर हो गया, नागेश्वरी नाथ मंदिर आदि यहाँ पे स्थापित है। वही यहाँ के मस्जिदों की बात करते हैं। देखो पत्थर की मस्जिद होगी, शेरशाह सूरी मस्जिद होगी। ठीक है, सासाराम जामा मस्जिद होगी, अकबरी मस्जिद होगी और झगड्डा मस्जिद आदि यहाँ पे स्थापित है। ठीक है, गिरजाघर की बात कर लेते हैं। पादरी की हवेली होगी, सेंट जोसेफ चर्च होगी, सेंट फ्रांसिस चर्च होगी, सेंट थॉमस दी एयरपार्सल चर्च आदि यहाँ पे स्थापित है। वहीं बौद्ध स्थलों की बात करते हैं, महाबोधि मंदिर हो गया, बौद्धि वृक्ष हो गया। ठीक है, और क्या ब्रजासन हो गया, विश्व शांति हो गया,
विश्व शांति स्तूप हो गया, ग्रहकूट हो गया, पर्वत हो गया, सप्तपर्ण गुफाएं हो गया, वेणुवन हो गया। सप्तपर्ण गुफाओं से आपको याद आ रहा होगा कुछ, मैंने बताया था आपका जो मैंने बौद्ध संगीत वाला बताया था, उसमें आपको सप्तपर्ण से कुछ याद आया? देखो सप्तपर्ण से मैं आपको बताता हूँ। प्रथम बौद्ध संगीत समिति 483 BC, ठीक है, BC सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी, ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो सुभद्र था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, ठीक है। तो ज्यादा मैं यहाँ नहीं बताऊंगा आपको। टोटल कितने बौद्ध समितियां आयोजित की गई? तो 4 बौद्ध समितियां आयोजित की गई थी, ठीक है। प्रथम बौद्ध समिति की बात करें, संगीत की बात करें तो 483 ईसा पूर्व राजगृह, ठीक है। स्थान कौन था? राजगृह सप्तपर्ण गुफा मैंने बताया, ठीक है। राजा कौन था उस समय? अजातशत्रु था, ठीक है। द्वितीय की बात करें तो 383 ईसा पूर्व वैशाली में, और उस समय राजा कौन था? कालाशोक था, ठीक है। तृतीय बौद्ध समिति की बात करें तो 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में कौन था? राजा अशोक था। चतुर्थी की बात करें तो 6वीं शताब्दी में कुंडल वर्णन कश्मीर में हुआ था, कनिष्क में, ठीक है। राजा ओ को राजा, ठीक है। सीरीज है, याद रखना। और देखो वही हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक लिखे गए थे, ठीक है। क्या है उसमें? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, विनय पिटक, सुप्त पिटक और अधिधम्म पिटक, ठीक है। खैर मैं यहाँ पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन बिहार की बात आती है तो इनके बारे में चर्चा तो बनता ही है, ठीक है। अगर व्याख्यात्मक रूप में चलना है तो आप हमारे हिस्ट्री वाले बौद्ध धर्म पे जा सकते हो, जैन धर्म में जा सकते हो, वहां आपको व्याख्यात्मक रूप में बताया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं जैन धर्म के स्थल कौन है। देखो कमल दह हो गया, कुंडल ग्राम हो गया, पावापुरी हो गया, ठीक है, नालंदा हो गया, गुनावाजी हो गया, ठीक है, नवादा हो गया, राजगीर नालंदा हो गया। ये जैन धर्म के क्या है? प्रमुख धार्मिक स्थल है। तो ये हमारा बिहार का संपूर्ण सीरीज, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब लगा लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। किस प्राचीन विश्वविद्यालय का संबंध बिहार राज्य से रहा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय से रहा था, ठीक है। किसने इसका स्थापना की थी? 415 से किसने इसकी स्थापना की थी? बताओ मुझे। कुमारगुप्त ने की थी, ठीक है। गुप्त कालीन था, कुमारगुप्त ने इसकी क्या की? स्थापना की। प्रश्न नंबर दूसरा है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा है, बिहार के किस व्यक्ति को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ठीक है, उर्वशी। कहाँ बसी? दिल में बसी, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। बिहार के सर्वप्रथम व्यक्ति थे, ठीक है। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती राबड़ी देवी थी। प्रथम राज्यपाल की बात करें तो जयराम दास दौलतराम थे, ठीक है। बिहार में प्रथम चीनी मिल की बात करें तो 1904 में मंडोरा में स्थापित था, ठीक है। प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ? बरौली रिफाइनरी में, ठीक है। वहीं प्रथम स्टेडियम की बात करें तो मोइबुल हक स्टेडियम है, ठीक है। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र है, ठीक है। तो ये बिहार राज्य के बारे में, जिसका प्राचीन नाम मगध था, जिसकी राजधानी क्या है? पटना है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय अपने विशेष महत्व के लिए जाना जाता है। पागल सन के द्वारा आग लगा दी गई है, ठीक है। पूरा व्याख्यात्मक रूप में आपको बता दिया है। इसका भौगोलिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, ठीक है। इसके पर्वत, मस्जिद हो गए, इसके गिरजाघर हो गए, बौद्ध स्थल हो गए, ठीक है। वही मंदिर होगी, राष्ट्रीय उद्यान, बांध हो गई, विमानपत्तन होगी, नदियां होगी, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, मुख्य फसलें, जनसंख्या, पर्व, त्योहार, नित्य, भाषा, न्यायपालिका, विधायिका, लिंगानुपात, साक्षरता दर, जनसंख्या, क्षेत्र, राजधानी, इसका जो राजकीय दृष्टि से देखा जाता है उसके बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा कर ली है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये सेशन? आज का मेरा ये सेशन कैसा लगा? बिहार, मगध, पाटलिपुत्र, पटना के बारे में, नालंदा विश्वविद्यालय का सेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरे यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन सुपकार पे क्या कर सकते हो? विजिट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसी प्रकार की वीडियो इंटरेस्टिंग जो आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से VIMP हैं, आपको जानने हैं ऐसे तथ्यों के बारे में, क्या कर सकते हो? नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्या कर सकते हो? ऑन कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे कब कब वीडियो अपडेट करते हैं और आपके लिए कितना लड्डू साबित होगा, ठीक है। लड्डू कैसा होता है? खाना खा लिया आपने, तो खाना खाने के बाद आपको मिर्ची लग गई, तो उसके बाद आपको क्या चाहिए? स्वीट डिश चाहिए, ठीक है। लड्डू या रसगुल्ला चाहिए, तो वही आपकी मेहनत करने के बाद जब आप एग्जाम पे बैठते हो तो उस समय लड्डुओं की बरसात होगी, ठीक है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पे संलग्न है तो इसी प्रकार के वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके नोट्स आपको मेरे फेसबुक ग्रुप बिहेव एजुकेशन उपकार पे मिल जाएंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पे आपके लिए जल्द प्रोवाइड हो जाएगी।